नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से डिफेंस डोज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में, उसकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में और आगे की चुनौतियों के बारे में। सुमित, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। आज हम शुरू करते हैं भारतीय नौसेना की बात सन 1971 की लड़ाई से, जब पहली बार भारतीय नौसेना का रोल अच्छे से सामने निखर के आया था। उसके बारे में जरा सा बताइए कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने और किस तरीके से गाजी को डुबाने के बाद भारतीय नौसेना की साख दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी थी। देखिए, कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान की नेवी हमसे ज़्यादा मजबूत थी और कहा जाता है कि पाकिस्तान ये ठान के बैठा था कि वो हमारे कई इलाकों में घुस जाएगा और वाइजैक के इलाकों में या फिर इधर में उसका साफ था कि सबमरीन को लेकर आएगा, हमारे विक्रांत को हंट करना था, उसका टारगेट था विक्रांत को लेकर और उसको बेसिकली मार गिराएगा। लेकिन ये इनपुट रिवील हो गया, इंटेलिजेंस को, इंडियन एजेंसीज को ये पता लग गया, तो फिर एक डमी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर खड़ा किया गया, आया INS गाजी और फिर खुद फंसकर गिर गया। और माना जाता है कि उस समय जब हमारा INS राजपूत था, उसने ये इस पूरे सफलतापूर्वक इसको मार गिरा। और आज भी जो मलबा है जो पाकिस्तान का गाजी का सबमरीन का, वो वाइजैक के आसपास के इलाकों में आज भी बताता है कि उन समंदर के गहराइयों में आज भी डूबा हुआ है। और आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 71 की हमने बात की कि 50 साल होने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि वो था पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि वो हमारे कई इलाकों में, चाहे वो गुजरात के इलाकों हो या फिर वाइजैक के इधर के इलाकों में, वो उनको डोमिनेट कर लेगा अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल करके। न सिर्फ पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा था, बल्कि अमेरिका जो उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उसके लिए भी बात बहुत ही शर्मनाक थी कि उसके 7वें बेड़े के हमारे महासागर में होने के बावजूद, हिंद महासागर में होने के बावजूद हमने ये कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल, 71 की लड़ाई में भारत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कह लीजिए या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए। और समंदर एक ऐसा अनएक्सप्लोर चीज़ थी, या फिर समंदर का जो रास्ता था अनएक्सप्लोर था, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। ये एक नया फ्रंट खुला था 1971 में, जो बहुत बड़ा हो सकता था या हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि अगर उसके सबमरीन या फिर आप कह सकते हैं कि आप हमारा अगर विक्रांत वो डुबा देता या गिरा देता या उसको डिस्ट्रॉय कर देता, तो उसके लिए हमारे कई कोस्टल एरियाज को कैप्चर कर पाना या फिर डोमिनेट कर पाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन उसके इस सरप्राइज को सुपर सरप्राइज कर या ओवरसीड कर इंडियन नेवी ने अपने प्रभुत्व को या फिर आप कह सकते हैं कि अपने वर्चस्व को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लिया था। विष्णु सुमित, 1971 से अब हम 2021 में हैं, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस समय में दुनिया भर में और भारत में भी नेवी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब भारत के सामने बहुत बड़े समुद्र की सुरक्षा की चुनौती है। वो चुनौती सुरक्षा की ही नहीं, आर्थिक मामलों से भी जुड़ी हुई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की चुनौती है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें करनी है, भारत सरकार को करनी है, और उनमें से कितना कुछ अभी तक हम कर पाए हैं, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। देखिए विष्णु जी, अभी के समय में ये बात कही जाती है कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। उसके दो बड़े पर्सपेक्टिव हैं। पहला ये, क्योंकि नेवल जो आप कह रहे हैं, समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी है, या फिर उस पर आप बैरिकेटिंग या किसी तरीके का रोकथाम नहीं कर सकते। आपको लगातार पेट्रोलिंग करनी होगी या सर्विलेंस करना होगा, और वो वही कर सकता है जिसके पास ताकत और क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक फ्रंट, यानी 80% से ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो समंदर के रास्ते ही होता है पूरी दुनिया में। अब जिसके हाथ में जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा, जिसके हाथ में जितना ज़्यादा एरिया होगा, वो उतना ही दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। असल में ये चीज़ चीन बहुत पहले समझ गया था। चीन ने, अगर आप देखें, कि हर वाटर एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपनी डिस्प्यूटेड एरियाज़ को क्रिएट किया हुआ है या अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने शुरू कर दिए बहुत लंबे समय से, साउथ चाइना सी में या दूसरी जगहों में। और अब चीन का जो ये स्टेट ऑफ पर्ल्स हम जिसको हम कहते हैं, जो भारत को घेरने के लिए उसकी क्रिएशन है, क्योंकि हिंद महासागर बहुत बड़ा एरिया है और हिंद महासागर पूरा अगर आप देखें तो चीन से भारत और फिर पाकिस्तान या फिर आप गल्फ ऑफ ईडन की तरफ जाएं तो इस पूरे एरिया को कवर करता है। और ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट भी कह सकते हैं या फिर अनएक्सप्लॉइटेड रूट्स भी हैं, और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो अब चीन की या दूसरे देशों की नज़रें इसी एरियाज़ पर है, और यही वजह है कि भारत अपनी कैपेबिलिटीज़
इस समय बहुत बढ़ा रहा है। हमारे पास ना सिर्फ हमारे सर्विलेंस, आप कह लीजिए सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है जिसको हम पीएटीआई कहते हैं, हमारे सबमरीन्स की इजाफा हम कर रहे हैं लगातार। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारे पास एक है उसको 2 या 3 करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन तीसरा सवाल इसी पर है। कहा जाता है कि अगर समुद्र पर राज करना है तो आपको फिर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल, जिसमें कि एक बड़ा जहाज होता है जो विमान वाहक होता है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स और बाकी बहुत सारे युद्धपोत चलते हैं। भारत के पास इस समय केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी ऐसा है जिसको हमने रूस से लिया था। हमारा जो अपना स्वदेशी INS विक्रांत जो बन रहा है उसको अभी सी बोर्न होने में, यानी समुद्र में जाने में और ऑपरेशन होने में कम से कम 2 से 3 साल और लगेंगे। क्या आप मानते हैं कि इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिसाब से हमारी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है? देखिए, उसके 2 बड़े रीज़न भी हैं, क्योंकि हर चीज़ से अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर में उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को या फिर उसकी मेंटेनेंस को या फिर उसके पीछे जो पैसा खर्च हो रहा है उसके साथ भी देखा जाता है कि अगर हम ये चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी बाकी लैकिंग पॉइंट कितने रह जाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इंडियन नेवी इसको लेकर बहुत क्लियर है कि हमारे पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर होने चाहिए, ताकि अगर 2 लगातार है और तीसरे में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मेंटेनेंस में रहे और 2 हमेशा ऑपरेशनलाइज रहें। अब विक्रांत आपने बता दिया कि वो हम पिछले 1 से 2 साल के अंदर बताया जा रहा है कि 2022 तक करीबन उसके भी सी ट्रायल्स, कई ट्रायल्स चल रहे हैं उसके। और तीसरा है कि तीसरा हमको बनाना शुरू करना है या फिर उसको लेना है। इस पर अभी बहस चल रही है। बिल्कुल, इसको लेकर बहस है। इस पे बहस जल्दी खत्म होनी चाहिए। बहस खत्म होनी चाहिए, लेकिन इंडियन नेवी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि हमको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आपने जैसा बताया कि उसकी जरूरत आपके लिए आपका पूरा का टापू आपका चल रहा है, इतने बड़े होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। अब उसके साथ खर्चा भी उतना ही है, क्योंकि उसके साथ आपको फिर उसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए आपको, इसके अलावा आपके पास डिस्ट्रॉयर होने चाहिए, उसके साथ फ्रिगेट्स होने चाहिए, और इसके अलावा ये भी कहा था कि सबमरीन जो उसके साथ नीचे चलती हैं उसकी आगे की सुरक्षा, क्योंकि हम उसको कहते हैं शार्क्स। अब ये सारी चीज़ों में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप अगर देखें कि आप इंडियन ओशियन रीजन को देखें तो आपके पास 2 ऐसे करके आपके पास एंगल बनते हैं। अब उनकी दोनों की रक्षा करने के लिए आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, एक हमेशा मेंटेनेंस में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपकी ना सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, बल्कि आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को या फिर ग्रोथ को सेव करने के लिए भी, सेफगार्ड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी, मेरा आखिरी सवाल है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जैसा कि नाम है जहाज़ों की ज़रूरत होती है, और इस समय भारतीय विमान वाहक पोत के लिए एयरक्राफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भारी बहस चल रही है और भारी कंपटीशन भी है। बोइंग ने अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट का मुजाहरा किया है, राफेल ने भी अपना दावा ठोका है। चूँकि राफेल हम ले रहे हैं तो शायद उसके दावे में मजबूती भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये जो सवाल है ये कब तक इसका जवाब मिल पाएगा? देखिए, अभी बेसिकली अभी इनके बेड़े में करीबन, इंडियन नेवी के बेड़े में करीबन 300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। MiG-29 आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी एयरक्राफ्ट हैं इनके पास, सर्विलेंस के पुराने हो चुके, बिल्कुल बहुत पुराने हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि आपको नए क्षमताओं वाले नए एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अब देखना ये है कि कौन से की ज़रूरत इंडियन नेवी को पड़ती है, क्योंकि इंडियन नेवी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको पता है कि एयर स्ट्रिप्स जो होती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत छोटी होती हैं, और उनके लिए उनको टेक ऑफ करना या फिर उनको लैंडिंग करना सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। बिल्कुल, उसको आप जो है पुली के थ्रू, हालांकि पुली के थ्रू होता है, लेकिन आपको वो बहुत क्रूशियल लैंडिंग होती है। और आप सी के अंदर जब होते हैं ऑपरेशंस में, तो वहाँ की विंड जो होती है बहुत तेज़ होती है, और दूसरी चैलेंजेस भी होते हैं नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, क्योंकि जगह बहुत सीमित होती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेवी जो है एक बेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है। और ये सारी चीज़ों के, हालांकि राफेल आपने बताया कि हमारे पास 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट है विष्णु जी कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रखें, यानी कई मल्टीपर्पज़ रोल के हम एयरक्राफ्ट कर रखें, ताकि हमारी ज़रूरतें उसके हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकें। ये ना हो कि बेड़े में सारे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट एक ही तरीके के हों, ताकि हमारे ऑपरेशनल रेडीनेस एक ही तरीके की ना रह जाए। मल्टी रोल्स होते हैं आपके, इस हिसाब से ही उनको सर्विलेंस भी हो, आपके डिटरेंस के लिए भी हो, आपके स्ट्राइक्स के लिए भी हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और अभी ये हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज में आप कह सकते हैं, फिर या अभी भी इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। विष्णु जी, शुक्रिया सुमित, आज आप हमारे साथ आपने इतनी सारी जानकारी शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज सुमित ने हमें बताया कि किस तरीके से भारतीय नौसेना की चुनौती आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, किस तरह हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है और उन पे जो जहाज़ तैनात रहेंगे, वायुयान युद्धक विमान वो तैनात रहेंगे, उस पर अभी विचार चल रहा है कि कौन सा जहाज़ उसमें आएगा। इन सब पर हम आगे भी सुमित के साथ बात करते रहेंगे। डिफेंस न्यूज़ में आज यहीं तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और बाकी सभी खबरों के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।